हम करने लगे हैं थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो पी वेव्स हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस है रिदमिकली डिसोसिएटेड। ठीक है, इसमें जो पी वेव है और ये जो क्यूआरएस है, ठीक है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता है। देखो ये एक पी वेव आ रही है और ये रहा कि क्यूआरएस आ रही, फिर 3 पी वेव्स आ गई और ये फिर क्यूआरएस आ रहा है। ठीक है, तो पी एंड वेव्स एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस रिदमिकली डिसोसिएटेड होते हैं। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बीट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता और मोस्टली क्या होता है एट्रियल रेट जो है वो वेंट्रिकल रेट से ज़्यादा होता है। ठीक है, एट्रिया का रेट अगर 300 तक भी हो सकता है, ठीक है, और इसका 150 तक होता है। ठीक है, मे बी कॉज बाय द लाइम डिजीज़। और हमारे पास जो है ट्रीटमेंट जो है इसका हमेशा पेस मेकर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट एड में आ गया। ठीक है, और ये देखिए लिखा हुआ है पी वेव ऑन टी वेव। ठीक है, ये भी एक जो है ना वो इसमें चीज़ आ रही है इसके रिदम के अंदर। ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हैं पी वेव है ये आ गई हमारे पास, क्यूआरएस से टी वेव आ गया। ठीक है, और टी वेव आ गया। ठीक है, फिर पी वेव शुरू हो गई, पी वेव। ठीक है, और इसका पी वेव का और क्यूआरएस का आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, और इसकी जो एक कॉजेज़ में लाइम डिजीज़ आ जाती है, ट्रीटमेंट इसका पेस मेकर है। ठीक है, फर्स्ट एड में दिया हुआ है हमें। और फिर जो है हमारे पास रफ़ीउल्लाह, उसमें क्या दिया हुआ है कि थर्ड डिग्री जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी इसे कहते हैं, थर्ड डिग्री भी कहते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नो कंडक्शन थ्रू द एवी नोड। ठीक है, एवी नोड के थ्रू कोई भी कंडक्शन नहीं हो रही होती, क्योंकि एट्रिया और बेसिकली जो वेंट्रिकल है इनका कनेक्शन होता है एवी नोड के थ्रू। ठीक है, तो एवी नोड के थ्रू कोई कंडक्शन नहीं हो रही होगी। एट्रियल अलग से बीट करा होगा, वेंट्रिकल अलग से बीट करा होता है। ठीक है, दोनों पी वेव्स भी होते हैं, क्यूआरएस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑल द पी वेव्स बियर नो रिलेशन टू द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, कोई इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। एट्रिया का रेट वेंट्रिकल से फास्ट होता है। हमारे पास कैनन ए वेव्स विजिबल इन नेक ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम पल्स फ्रॉम द कॉम्पनसेटरी इंक्रीज। अच्छा, एक कॉम्पनसेटरी जो है ना इसका होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है मैकेनिज्म के हमारे पास जो है ना वो नेक में लार्ज वॉल्यूम पल्स होती है। विजिबल कैनन ए वेव्स जेवीपी में हमारे पास कैनन ए वेव्स मिलेंगी हमें। ठीक है, और लार्ज वॉल्यूम पल्स होती है। ठीक है, और हमारे पास जो है ना वो एट्रियल रेट फास्टर दैन द वेंट्रिकल और पी एंड क्यूआरएस दोनों प्रेजेंट होते हैं और कंप्लीट एवी ब्लॉक होती है। ठीक है, एक बात ये आगे, बाकी जो है ना हम अपने नोट्स से इसको कंफर्म कर लेते हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है, थर्ड डिग्री ब्लॉक है, एवी ब्लॉक है, कंप्लीट इंटरप्शन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, नो रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यूआरएस कॉजेज में आता है हमारे पास। इसमें जो है ना वो लाइम डिजीज़ होती है। ठीक है, एनकाइलेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, डिजिटलिस है, स्फीयर हाइपरकैलेमिया है। ठीक है, और हमारे पास जो है ना वो मोस्टली क्या हो रहा था एओर्टिक रिगर्ज के साथ भी एमएमसी हो रहा था। ठीक है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के साथ एओर्टिक रिगर्ज वाली एसोसिएशन होती है। ठीक है, और एक हम बढ़ती जो है ना वो लाइम एज डिजीज़, एक होती है लेंजरीज डिजीज़। ठीक है, और हमारे पास जो है ना स्वेयर हाइपरकैलेमिया के साथ एसोसिएटेड होता है। एमआई जो है वो इंफीरियर या फिर पोस्टीरियर वॉल, एमआई इंटीरियर नहीं, सिर्फ इंफीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है और इन्फेंट्स ऑफ मदर हैविंग एसएलई। ठीक है, हमारे पास जो है ना इसमें क्रॉनिक भी होती है, एक्यूट होती है। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक में हमारे पास जो है ना होती है एओर्टिक रूट एब्सेस द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है, या सार्कोइडोसिस में या फिर चिगैस डिजीज में भी हो सकता है। ठीक है, क्लिनिकली जो पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास जो है ना वो कैनन एवे स्ट्रोक एडम सिंड्रोम के साथ। ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो है ना वो वेंट्रिकल एसिस्टली होती है। ठीक है, और सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है। ठीक है, मतलब अचानक से बेहोश हो रहता है, वेंट्रिकल जो इसको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, इसको हम स्ट्रोक एंड एडम सिंड्रोम कहते हैं। साथ में पास क्रोनिक हार्ट फेलियर के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। कैनन ए वेव्स आती हैं, जेबीपी पी जो है ना उसका प्रेशर ज़्यादा हुआ होता है, डिजीनेस एंड सिनकोपिक सा पेशेंट आता है। एक्यूट हार्ट फेलियर की भी एक हो सकती है। ठीक है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो कंप्लीट ट्रीटमेंट में पास होता है पेस मेकर, और बहुत सिम्प्टोमेटिक है, एसिम्प्टोमेटिक वन। ठीक है, दोनों सिम्प्टोमेटिक है या बेशक एसिम्प्टोमेटिक है, ट्रीटमेंट में पेस मेकर ही आता है। ठीक है, और हमारे पास कंपनसेटरी यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंपनसेटरी जो है स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा होता है, लार्ज वॉल्यूम पल्स होती है और कैनन वेव्स विजुअल होती हैं इन नेक। ठीक है, तो ये वापस आ गया थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब उन्हें पढ़ना है एट्रियल फ्लटर और साथ में जो है ना वो एफिब। ठीक है, तो एट्रियल फ्लटर और एफिब जो है वो हम यहाँ से देखें पहले। ठीक है, अब नैरो कॉम्प्लेक्स कार्डियस होते हैं। ठीक है, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लेस देन 120 मिलीसेकंड होता है। ठीक है, इसमें और रैपिड वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन थ्रू नॉर्मल वेंट्रिकुलर कंडक्शन सिस्टम, नॉर्मल वेंट्रिकल्स एक्टिवेट होते हैं थ्रू नॉर्मल वेंट्रिकुलर कंडक्शन सिस्टम एवी के थ्रू। टैकीकार्डिया ओरिजिनेट्स विद इन और अबव एवी नोड। ठीक है, इसको मैं सुप्रावेंट्रिकुलर रिथमियाज। ठीक है, सुप्रावेंट्रिकुलर रिथमियाज में आगे हमारे पास जो है वो आता है एफिब आ सकता है, एफ्लटर आ सकता है, एसवीटी एफिब आ सकता है, एट्रियल मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया आ सकता है, एट्रियल फ्लटर आ सकता है, पैरोक्सिस्मल एसवीटी आ सकती है। ठीक है, वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम आ सकता है। ठीक है, ये सारे यहाँ पर होते हैं नैरो कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इसमें जो हार्ट रेट होता है ना वो लेस देन 120 होता है। ठीक है,
के ऊपर हमने जो है ना वो PQRST बनाई होती है, ठीक है। और एक स्मॉल बॉक्स है वो 0.4 सेकेंड के इक्वल होता है, फिर 40 मिली सेकेंड्स के इक्वल होता है। और जो लार्ज है वो होता है 200.2 सेकेंड के इक्वल होता है, या फिर 200 मिली सेकेंड्स के इक्वल होता है, ठीक है, एक लार्ज बॉक्स है। तो हमारे पास जो है ना वो जब नॉर्मली क्या होता है 200 मिली सेकेंड्स तक होती है, ठीक है, जो PR इंटरवल की ड्यूरेशन होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि और जो क्यूरस होता है ना वो भी तकरीबन 5 ब्लॉक्स में आ रही होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 में, ठीक है। तो 200 मिली सेकेंड्स इक्वल होता है। जब ये लेस दैन 120 हो रहता है तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जो लेस दैन 120 हो रहता है इसका मतलब है कि नैरो कॉम्प्लेक्स है QRS, ठीक है। अब AFib में क्या होता है हमारे पास इरेगुलर रेट एंड रिदम रेट भी इरेगुलर है, रिदम भी रेगुलर है, विद नो डिस्क कोई PVF नहीं होती इसमें। रिदमोजेनिक एक्टिविटी होती है, यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑटोमेटिक फोकाई नियर पल्मोनरी वेन इन द लेफ्ट एट्रियम। बस ये चीज़ याद रखनी है, लेफ्ट एट्रियम के करीब, यानी कि जो माइट्रल वेल्व होता है, ठीक है, उसके करीब हमारे पास क्या होती है कि पल्मोनरी वेन जहाँ पे उसकी आँख ओपन हो रही होती है ना, उसमें लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, वहाँ पे ऑटोमेटिक फोकाई बन जाता है, ठीक है, जहाँ से रिदमोजेनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। कॉमन रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब हमारे पास एक बंदा है हाइपरटेंशन का या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली क्या है कि वो AFib में जाएगा। मे प्रीडिस्पोज टू थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स ड्यू टू द लेफ्ट एट्रियम ब्लड स्टेसिस, क्योंकि यहाँ पे फिर वो जो है ना वो AFib है, ठीक है, एट्रियम प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, लेफ्ट एट्रियम ब्लड स्टेसिस हो रहेगी, तो यहाँ पर स्ट्रोक का खतरा होता है, ठीक है। मैनेजमेंट रेट एंड रिदम कंट्रोल आती है हमारे पास, इसमें रेट को भी कंट्रोल करना है, रिदम को भी कंट्रोल करना है, इसके मैं आपको ड्रग्स बताती हूँ, ठीक है। साथ में कार्डियोवर्जन हम कर सकते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज एब्लेशन ऑफ द पल्मोनरी वेन ओस्टिया, कंसिडर एंटीकोगुलेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रोक रिस्क, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास इसमें रफ़ी से मैं आपको बता देती हूँ, इसमें रफ़ी में AFib का ये दिया हुआ नो PVFs और रेगुलरली स्पेस्ड QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इरेगुलरली स्पेस्ड QRS कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास है ना उसने कहा इरेगुलरली रिदम इज इरेगुलर का मतलब है कि इरेगुलरली स्पेस्ड QRS कॉम्प्लेक्सेस, रिदम इज इरेगुलर व्हाट कैन बी पॉसिबल, तो AFib है, ठीक है। और P वेव इज रिप्लेस्ड बाय द रेगुलर वेव्स, मतलब एब्सेंट P वेव, तो हमारे पास AFib बाकी है, ठीक है। अब जो वाक्य में किया हुआ है कि AFib लीड्स टू, हमने कहा था कि वहाँ पर स्टेसिस होती है तो वो एम्बोलस में जा सकता है। पेशेंट इज माइट्रल स्टेनोसिस है, ठीक है, उसको, और माइट्रल ड्यूरिंग एडवांस AFib, माइट्रल स्टेनोसिस का पेशेंट था, उसको AFib हो गया। मोस्ट सूटेबल फाइंडिंग जो है वो इरेगुलर RR इंटरवल या फिर इरेगुलरली स्पेस्ड QRS कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन फीमेल आ गई है विद माइट्रल स्टेनोसिस है, कम टू यू विद AFib चल रहा है प्रेग्नेंट औरत को, ठीक है। व्हाट विल यू डू, हम उसको ये हेपरिन देते हैं फ़ौरन, ठीक है, ताकि उसमें क्योंकि उसमें हमारे पास पहले जो है ना वो आई थिंक क्लोटिंग की ज़्यादा होती है उसमें प्रेगनेंट में, ये आपने देख लेना, ठीक है। लेकिन आप अपने IV हेपरिन देने से जो फॉलोइंग फाइंडिंग ऑन सीरीज स्पोर्ट्स डायग्नोसिस ऑफ द AFib irregularly RR interval 25-year-old man diagnosed to have mitral stenosis presents in clinic with palpitation. His ECG shows AFib. The finding which supports AFib most is irregular RR interval. A female known case of thyrotoxicosis presented in ER in heart rate 180 beats per minute and ECG shows irregular RR interval. तो हमारे पास जो है ना थायरोटॉक्सिकोसिस में हमेशा हम देते हैं बीटा ब्लॉकर, ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर दे दिया हमने। अब ये जो है ना वो एक मैंने ऐसे पेशेंट देखा था जिसमें जो है ना वो AFib का पेशेंट था, स्ट्रोक का पेशेंट था, ठीक है, और उसको AFib चल रही थी, तो वो मोस्ट लाइकली वजह से कि AFib का जो मरीज़ है वो स्ट्रोक के साथ हो सकता है, क्योंकि इसमें एम्बोलस बनता है ना, तो इट कैन कॉज स्ट्रोक, ठीक है। ओके, अब जो है ना वो हमने इसके देखने हैं अपने नोट्स में से MCQs, ठीक है, वो है ये रहा, ठीक है। अब AFib जो है वो इसमें हमारे पास आता है इरेगुलर पल्स होती है, और इसमें हमारे पास होती है, इसमें भी हमारे पास जो है ना JVP रेज्ड ही होगी, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम स्टेसिस है, लंग्स वाली चीज़ आ रहती है, ठीक है, वहाँ पे भी ब्लड जमा हो रहा होगा। फिर हमारे पास जो है ना वो रेज्ड JVP जुगुलर वीनस में भी होता है, ठीक है, रेज्ड जुगुलर वीनस विदाउट ए वेव, ठीक है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक मैंने पढ़ा था, उसमें रेज JVP होती है और कैनेडाई वेव्स भी होती हैं। AFib में कैनेडाई वेव्स नहीं होती, ठीक है।
मोस्ट कॉमन सस्टेंड कार्डिक एरिथमिया होता है ये। मोस्ट कॉमन सस्टेंड का मतलब बंदा जो है ना वो एफिब में क्रॉनिक केसेस चल रहे होते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। और हमने कहा था फोकाया बन जाता है नियर द पल्मोनरी ओस्टिया, ठीक है। मल्टीपल फोकाया विद नेटर दैट फाइन कंटिन्यूसली कॉज इरेगुलर रिदम्स, मल्टीपल फोकाया कहती है या फिर पल्मोनरी वेन के करीब जो है ना वो ओस्टिया होती है, वहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो 3 तरह की होती है, एफिब पैरोक्सिस्मल, परसिस्टेंट और परमानेंट, ठीक है। अब पैरोक्सिस्मल जो होती है ना उसमें इंटरमीडिएट होती है और खुद ब खुद जो है ना पैरोक्सिस्मल है सेल्फ टर्मिनेटिंग होती है, खुद ब खुद स्टॉप हो रहती है 7 दिन के अंदर, हम इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। परसिस्टेंट में हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड एपिसोड्स आती हैं, ठीक है, मोर देन 7 डेज अगर हो जाए तो परसिस्टेंट होती है, और उसमें हमारे पास ना केमिकल या इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन से मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर परमानेंट अगर होती है तो हमारे पास मोर देन 1 ईयर होती है और कार्डियोवर्जन फेल्ड होती है, नॉन टर्मिनेबल, वो चलती ही रहती है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। कॉजेज ऑफ एफिब में हमारे पास न्यूमोनिक होता है सी पायरेट्स, ठीक है। किस बंदे को क्रॉनिक लंग डिजीज चल रही है, ठीक है, क्योंकि लंग्स का डायरेक्ट जो है वो तल्लक आता है लेफ्ट एट्रियम के साथ, क्योंकि वहाँ से जो है ब्लड नहीं आना होता है लेफ्ट एट्रियम या फिर और रिटर्न हो रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना क्रॉनिक कोई लंग डिजीज चल रही है, या फिर हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, किसी मरीज़ को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, एमआई है चल रहा है, रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है, हार्ट के लंग्स लेवल पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म और क्रोनिक लंग डिजीज़ आ गई, हार्ट लेवल पे इस्केमिक हार्ट डिजीज़, रिमेटिक हार्ट डिजीज़ आ गई, साथ में एट्रियल माइक्सोमा आ गया, थायराइडोटॉक्सिकोसिस हमने पढ़ा था, ठीक है, साथ में एथेनॉल आ गया, सेप्सिस आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो है ना प्रेग्नेंट औरतों में भी होती है, ठीक है। लॉन्ग एट्रियल फिब्रिलेशन परसिस्टेंट, लॉन्ग एट्रियल फिब्रिलेशन मीन्स परसिस्टेंट, ठीक है, ये वाली। परमानेंट एंड परमानेंट एफिब विद स्ट्रक्चरली नॉर्मल हार्ट, परसिस्टेंट एंड परमानेंट एफिब, एक बंदा है उसको परसिस्टेंटली परमानेंट एफिब चल रहा है विद स्ट्रक्चरल नॉर्मल हार्ट, इसे कहते हैं नॉन एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। अब हमारे पास मरीज आता है, उसको क्या हो रहा होता है, पैल्पिटेशंस होती हैं, ब्रेथलेसनेस होता है, ठीक है, सांस नहीं आ रहा होता, दिल घबरा रहा होता है, फटीग है, एक्सैजरेटेड कार्डिक फेलियर, कॉम्प्लिकेशन में आती है कार्डिक एफिब की कॉम्प्लिकेशन में आता है कार्डिक फेलियर, एंजाइना, सिस्टमिक एम्बोलिज्म एंड स्ट्रोक। डायग्नोसिस के लिए हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन ईसीजी करेंगे, एको करेंगे, थायराइड प्रोफाइल लेंगे, ईसीजी में कोई पीवीएफ नहीं होती, एब्सेंट पीवीएफ है, नॉर्मल बट इरेगुलर क्यूरस कॉम्प्लेक्स इरेगुलर और इंटरवल आता है, ठीक है। मैंने रिदम कंट्रोल करना है, रेट कंट्रोल करना है, थ्रोम्बो प्रोफाइल एक्सीजनेट, 3 एम्स है मैनेजमेंट के, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हमारे पास एक होता है कैथेटर एब्लेशन, ठीक है। अब जो हमारे पास कैथेटर एब्लेशन है वो हमारे पास है एब्लेशन ऑफ द पल्मोनरी वेन ओस्टिया, ठीक है। पल्मोनरी वेन ओस्टिया ये whether patient is hemodynamically stable or not, is his AFib paroxysmal or persistent। अब तो बेसिस पे हमने ट्रीट करना है कि इसका एफिब है वो खुद ही रिजॉल्व होने वाला है कि परसिस्टेंट है, या फिर जब पेशेंट जब वो हेमोडायनामिकली स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। paroxysmal ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज, इसमें हमारे पास जो है ना paroxysmal ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कैथेटर एब्लेशन, ठीक है। तो आपने ये वाली चीज़ याद रखनी है कि हम कैथेटर के थ्रू एब्लेशन करेंगे पल्मोनरी वेन ओस्टिया की, ठीक है। नियर अब न्यू ऑन फीडबैक हमने देखना होता है कि पेशेंट हेमोडायनामिकली स्टेबल है कि नहीं है, वो हाइपरटेंशन है, एक्यूट हार्ट फेलियर में नहीं तो नहीं है, अगर होगा तो हमने पहले कंट्रोल करना होता है रेट, तकरीबन जो है लेसन 110 तक करना होता है, ठीक है। इसमें बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, डिल्टाजम देते हैं, वेरापेमिल देते हैं, बीटा ब्लॉकर डाइजॉक्सिन, डिल्टाजम, वेरापेमिल, डाइजॉक्सिन और बीटा ब्लॉकर, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन टू साइनस रिदम तो यह ठीक है। अगर इस सबसे आपके पास जो है ना वो स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन हो जाए साइनस रिदम से तो ठीक हो, पहले रेट कंट्रोल कर लें ड्रग्स के थ्रू, फिर हमने देखना है कि रिदम कंट्रोल हो गया कि नहीं। अगर तो कंट्रोल हो गया होगा तो हमने बस फॉलो पे बुला लेना है, अगर नहीं होगा तो फिर हमने रिदम कंट्रोल करने के लिए कार्डियोवर्जन करना है या फिर फार्माकोलॉजिकल या इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करनी होती है, ठीक है। और हमारे पास अगर रिदम कंट्रोल हो जाए तो एफिब परसिस्ट लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन एंड रेट एंटीकोगुलेशन जिसमें हमें कंसिडर रिदम कंट्रोल एब्लेशन एंड कार्डियोवर्जन, रिदम कंट्रोल एब्लेशन एंड कार्डियोवर्जन। लेकिन अगर एफिब मोर देन 48 आवर्स है, ठीक है, तो हम जो है ना वो अगर परसिस्ट करता है येस एफिब परसिस्ट तो फिर हमने एंटीकोगुलेशन वगैरह करनी होती है। अगर एफिब जो है वो फार्माकोलॉजिकली जो है ना वो कार्डियोवर्जन से ठीक हो रहता है तो फिर हम एंटीकोगुलेशन जो है वो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ होता है ना ऑन साइड ऑन पे हेमोडायनामिकली स्टेबल हो, अगर हेमोडायनामिकली वो स्टेबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर करेंगे डायरेक्ट कार्डियो। फिर हमने ये रेट कंट्रोल रिदम कंट्रोल कोई नहीं करना है कार्डियोवर्जन वगैरह के थ्रू, हमने फिर डायरेक्ट क्या करना होता है मतलब ये ड्रग्स से थोड़ी करना होता है, फिर हमें डायरेक्ट करना होता है कार्डियोवर्जन डेट करना होता है। पहले हमें 100 जाउल 200 जाउल 300 जाउल तक देना होता है, जब साइनस रिदम टर्न आ जाए फिर हमने एंटीकोगुलेशन देनी होती है उसको, ठीक है। एक बस और चीज़ याद रख लो, जो रेट कंट्रोल है ना वो होता है थ्रू डाइजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर्स,
और डायजॉक्सिन आ गया, बीटा ब्लॉकर्स आ गया और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ गया, डिल्टिज्म और कैथीटर या फिर पेसमेकर या फिर एब्लेट सर्जरी। रिदम कंट्रोल होता है थ्रू द इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, डीसी कार्डियोवर्जन जो आती है, फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें आती है IV फ्लेकेनाइड, ठीक है, फ्लेकेनामाइड। इफ़ स्टेबल एंड नो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज तो हम देते हैं IV फ्लेकेनामाइड। अगर हमारे पास जो है स्ट्रक्चरल या इस्केमिक हार्ट डिजीज चल रही हो फिर हमेशा उसमें देते हैं अमाइडोरोन, फ्लेकेनामाइड या फिर अमाइडोरोन। अमाइडोरोन कब देंगे? जब स्ट्रक्चरली हार्ट डिजीज चल रही हो, ठीक है। इसलिए हम कैथेटर एब्लेशन कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइम 48 आवर्स। क्रॉनिकली भी अगर एफिप चल रहा हो तभी हम उसको बीटा ब्लॉकर्स, पेसमेकर, एंटीकोलिशन विद वारफरिन भी हम उसमें कर सकते हैं अगर क्रॉनिक एफिप है, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।